फटाफट से कमेंट कर देंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और हो सकता है कि आज हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाए। कोशिश करेंगे चैप्टर को फिनिश करने की, ऐसा कोई नहीं है कि ज़बरदस्ती चैप्टर फिनिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आज 15-20 मिनट ज़्यादा भी पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जैसे टाइम पे होगा वैसे ही करेंगे ख़त्म। चलिए दोस्तों लगभग हमारे काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। अब टाइम ये आ चुका है कि आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग अपना अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इस तरह से करते रहेंगे कि बस आई क्लास में पढ़ लिया काम नहीं चलेगा, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए। चलिए अब आज का चैप्टर के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों, आज का हम स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है रिपल्शन मोटर के बारे में, ठीक है। रिपल्शन मोटर, और रिपल्शन मोटर को क्या कहा जाता है, प्रतिकर्षण मोटर। रिपल्शन मोटर का एक और नाम क्या है, यानी कि रिपल्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिकर्षण। दो चीजें होती है, एक तो आकर्षण होता है और एक प्रतिकर्षण होता है। आपको पता है दो समान पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जब दोनों पास होते हैं तो अपन यहाँ पे इस तरीके से समझ लेते हैं, ये है नॉर्थ और नॉर्थ पोल, ये है साउथ और साउथ पोल, और यहाँ है नॉर्थ और साउथ पोल। तो जब समान पोल आमने सामने होंगे तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रिपल्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब असमान पोल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। एक चीज ध्यान रखें, जब समान पोल एक दूसरे के आसपास होंगे तब वो एक दूसरे को धक्का देंगे, लेकिन जब असमान पोल एक दूसरे के आसपास होंगे तो वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग पवन। ठीक है, क्या ये चीज सबको समझ आ गई कि समान चुंबकीय पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन असमान चुंबकीय पोल होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, और इसी के सिद्धांत पर रिपल्शन मोटर काम करती है। बस इसी सिद्धांत पर रिपल्शन मोटर काम करती है। तो यह मोटर गुड मॉर्निंग सर, आज हेयर स्टाइल में बहुत मस्त लग रहे हो। चलिए धन्यवाद। कल छुट्टी इसी वजह से की थी कि हेयर कट करवा सकें, और कल करवा लिए, बट आज लॉकडाउन भी खुल गया। कोई नहीं, काफ़ी टाइम से हेयर कट के लिए लेट हो रहा था, बट फाइनली आज करवा ली, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग लखन, मैंने आपको विश कर दिया था ना लखन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो ये मोटर समान चुंबकीय पोल में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। आपको पता है अभी समान चुंबकीय पोल है तो रिपल्शन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण। तो अब देखो ये जो समान चुंबकीय पोल है इनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन। और असमान चुंबकीय पोल है तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, समान चुंबकीय पोल के मध्य प्रतिकर्षण विद्यमान होता है, और इसी सिद्धांत पर तो बात कर लेते हैं। ये मोटर चुंबकों में विद्यमान समान पोल तथा उसमें होने वाले प्रतिकर्षण, यानी कि समान पोल है और उस समान पोल में भी होने वाले प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये मोटर समान चुंबकीय पोल में रिपल्शन के आधार पर कार्य करती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग पवन, गुड मॉर्निंग पंकज। अब यहां ध्यान रखेंगे, इस मोटर की संरचना जटिल होती है तथा इसका मूल्य अधिक होता है, लेकिन हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। ये मोटर कैसी होती है, ये मोटर मुझे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, लो स्टार्टिंग करंट तथा अधिक लोड वहन क्षमता तथा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन आदि गुणों के कारण इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी, आप इसके अंदर पॉइंट देखो, संरचना जटिल तथा मूल्य अधिक। तो इसकी संरचना जटिल होने के साथ साथ इसका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, लेकिन खास बात क्या है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, और साथ ही साथ स्टार्टिंग के टाइम पे जो करंट है वो कम होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग करंट कम होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग करंट लो, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क तो हाई मिलता है लेकिन साथ ही साथ मुझे स्टार्टिंग करंट लो प्राप्त होते हैं, जिस वजह से ये एक बहुत अच्छी मोटर है। और इसकी रोटेशन की गति भी आसानी से परिवर्तित की जा सकती है। ये देखिए
दिशा परिवर्तन आसान। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज करते हैं वो डायरेक्शन चेंज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए इस मोटर के अंदर होता क्या है, ये है आपका आर्मेचर है, ये है हमारे पास आर्मेचर, और यहाँ स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। तो समान समान पोल होंगे। सबसे पहली चीज तो जो आमने सामने वो समान पोल रखे जाते हैं, ठीक है। अब पोल सिर्फ समान यहाँ नहीं होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो, स्टार्टिंग आई लो होती है, यानी कि स्टार्टिंग करंट लो होती है, ठीक है। इस तरीके से रख लेते हैं हम लोग। अब होगा क्या, मान लो कि यहाँ पे भी साउथ पोल है और यहाँ पे भी साउथ पोल है, ठीक है, ये पोल है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसके अंदर स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग स्थापित की जाती है तथा रोटर में आर्मेचर होता है। रोटर जो कि रोटेटिंग पार्ट है। अब रोटर में कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रश है, कम्यूटेटर है आर्मेचर के ऊपर, और ये देखो मैं मान लेता हूँ कि ये तो आपका रोटर हो गया और इसके ऊपर ये जो है ना ये है आपका कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश स्थापित किए जाते हैं। अब ये कार्बन ब्रश किस तरह से होते हैं, इन्हें आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कम्यूटेटर पर अमृतेश शर्मा जी, हेलो नायडू जी, गुड मॉर्निंग। अमृतेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप कमेंट करके बताएं अमृतेश जी आप कहां से हैं। तो यह ध्यान रखें कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। अब जैसे ही कार्बन ब्रश शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो देखो कि ये साउथ टू साउथ है, ये बस आपस में रिपेल होगी, ये आपस में यहाँ पे सर्कुलेट करती रहेगी, बट कभी भी ये क्या नहीं होगी, कभी भी मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि इस कंडीशन में टॉर्क तो करंट तो फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, लेकिन टॉर्क जीरो रहेगा, टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो कभी भी इस कंडीशन में टॉर्क पैदा नहीं होता। तो हमेशा मेरी मोटर को, रिपल्शन मोटर को चलाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ये जो मेरा ब्रश है, इस ब्रश को 20 डिग्री के एंगल पे घुमाना पड़ता है, यानी कि इस एंगल पे। तो हम लोगों ने क्या करा, अब यहां पे मैंने ब्रश स्थापित कर दिए, इस ब्रश को मैंने यहां पे स्थापित कर दिया, और अगेन उसको शॉर्ट सर्किट तो करना ही है, ब्रश को शॉर्ट सर्किट भी कर दिया साथ ही साथ। अब ये देखिए कि ब्रश हमारे शॉर्ट सर्किट भी हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे दोनों ब्रश शॉर्ट सर्किट हो रखे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये साउथ पोल यहां से यहां है। अब जब ये यहां से यहां है तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ रिपेल होगा, ये यहां से रिपेल होगा, आगे घूमेगा। अब जब नॉर्थ टू नॉर्थ आएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ है, तब ये अगेन आपस में आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मेरी मोटर घूमने लगती है। तो मिनिमम आप देखिए ये है न्यूट्रल एक्सिस है, ये जो है ना एंगल 20 डिग्री का, यहां देख लेते हैं। कम से कम आपको ब्रश का एंगल जब आप 20 डिग्री रखोगे तभी आपकी मोटर स्टार्ट होगी, तभी आपकी मोटर स्टार्ट होगी। गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग पायल। तो आप एक चीज ध्यान रखें, जब तक आपकी मोटर को आप लोग, जब तक रिपल्शन मोटर में कार्बन ब्रश को आप 20 डिग्री के एंगल पर शिफ्ट नहीं करोगे तब तक आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही मैंने स्टेटर के अंदर सप्लाई दी, सब अभी ध्यान से देखेंगे सब लोग, जैसे ही मैंने स्टेटर के अंदर सप्लाई दी तो क्या होगा, स्टेटर के अंदर स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जैसे ही स्टेटर के अंदर स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इसकी वजह से इस रोटर के अंदर ईएमएफ पैदा होगा। अभी तक मैं यही बात करता था, स्टेटर में सप्लाई देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से रोटर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। किस क्रिया की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है ना, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसी तरह से स्टेटर तो हो गया प्राइमरी, रोटर सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर की क्रिया के कारण रोटर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब रोटर में एक बार ईएमएफ पैदा हो गया तो वो स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इन दोनों यानी कि देखो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के चुंबकीय क्षेत्र के आपस में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, तो टॉर्क प्राप्त होता है। अब टॉर्क को रोटेटिंग करने के लिए हमें सिर्फ इस एंगल को, ब्रश के एंगल को, ब्रशों को 20 डिग्री पे शिफ्ट करना होगा, अदरवाइज मेरी मोटर नहीं घूमेगी, कम से कम 20 डिग्री पे। अब यहां 20 डिग्री पे देखो, यहां करता हूं 20 डिग्री पर ब्रश शिफ्ट करने पर मोटर मैक्सिमम गति पर घूमती है। यानी कि जैसे आप 20 डिग्री पर करोगे तो मोटर कैसे होगी, मैक्सिमम स्पीड पर घूमेगी। अब जैसे जैसे आप 20 डिग्री से नीचे करते जाओगे तो मोटर की गति कम होती जाएगी। ये आप लोगों को नोट करना है। नीलम जी गुड मॉर्निंग, भारत जी गुड मॉर्निंग। ये आप लोगों को नोट करना है, मैं नहीं लिख रहा, कि जैसे जैसे आप 20 डिग्री से इसे कम करते जाओगे वैसे वैसे मोटर की गति कम होती जाएगी। अगर आप अपनी मोटर की स्पीड को कम करना चाहते हो तो इस 20 डिग्री पे जो ब्रश को शिफ्ट किया था, इसे धीरे 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 करके और ले जाते, और अगर आप बिल्कुल फ्लैट कर दोगे तो मेरी मोटर रुक जाएगी, अगर आप इसे पूरी तरह से फ्लैट कर दोगे तो। अब बात करते हैं कि इस मोटर की डायरेक्शन। देखो बेसिक आपको सिर्फ वो चीजें ध्यान रखनी जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। इस मोटर की डायरेक्शन को किस प्रकार से चेंज किया जाता है।
ठीक है। अब इस मोटर की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। इस मोटर की अगर डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो कार्बन ब्रशेस को खिसकाकर दाईं ओर से स्टेटर चुंबकीय अक्ष के बाईं ओर कर दिया जाता है। अब देखो कि ये इस तरह से था, ठीक है। अब अगर देखो मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये दायां और ये बायां हो गया। अब ये दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, लेकिन अगर आपको इसे डायरेक्शन चेंज करानी तो इस ब्रश को यहां से लेके इधर शिफ्ट कर दो। ये जो एक्सिस है स्टेटर की एक्सिस है, इस स्टेटर एक्सिस में यहां पे था दाईं तरफ, अब इसे बाईं तरफ अगर आप कर दोगे ब्रश को तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सर अभी क्लास खत्म हुआ है। चलिए मुस्कान जी कोई बात नहीं, आज आप टाइम पे आ गए, आपकी क्लास वहां खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। शेर सिंह प्रजापति जी गुड मॉर्निंग शेर सिंह जी। तो आप लोग ये समझे कि रिपल्शन मोटर की डायरेक्शन किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। कार्बन ब्रशेस को दाईं ओर से बाईं ओर घुमाने पर, दाईं ओर से बाईं ओर 20 डिग्री घुमाने पर टोटल आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटर की वो रोटर के घूमने की दिशा को परिवर्तित कर सकते हो। समझ गए क्या, ये चीज समझ गए कि रिपल्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, समान पोल में होने वाले प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर। इसकी संरचना जटिल तथा मूल्य अधिक होता है। स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क अधिक लेकिन स्टार्टिंग करंट लो होती है। दिशा परिवर्तन आसान है और कैसे करेंगे, 20 डिग्री पर शिफ्ट करने पर यह मोटर मैक्सिमम गति पर घूमेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसे 20 डिग्री अपोजिट दिशा में घुमा देंगे तो ये दिशा परिवर्तित कर लेती है, ठीक है, दिशा परिवर्तित कर लेती है। हाँ भाई सबके सब लाइक ठोको, पंकज ने बोल दिया, काफी सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। तो ये हो गया आपका रिपल्शन मोटर की वर्किंग और कार्यप्रणाली। अब देखेंगे रिपल्शन मोटर के टाइप्स। अब देखो, अब डीपली आपको घुसने की आवश्यकता नहीं, कई लोग आपको डीपली पढ़ाएंगे लेकिन जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप सिर्फ आईटीआई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बाकी चीजों में इतने डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। अब रिपल्शन मोटर के टाइप्स है। सबसे पहला रिपल्शन मोटर का टाइप है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है, सॉरी प्लेन रिपल्शन मोटर, हम लोग इससे पहले पढ़ेंगे प्लेन रिपल्शन मोटर। तो सबसे पहले सामान्य प्रकार की रिपल्शन मोटर के बारे में हमें पढ़ना है। तो वही इस प्रकार की रिपल्शन मोटर में भी क्या होगा, स्टेटर होगा, स्टेटर के बीच में रोटर होगा, रोटर के ऊपर ब्रश लगाकर उन दोनों को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ये शॉर्ट सर्किट करने की वजह से रोटर का टॉर्क हाई मिलता है, प्रारंभिक करंट लो हो जाती है। तो इसका उपयोग क्रेन इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाएगा, क्रेन इत्यादि में किया जाएगा। तो सबसे पहली मोटर ये देख लेते हैं, इसका उपयोग क्रेन इत्यादि में किया जाता है। किसका, प्लेन रिपल्शन मोटर का उपयोग क्रेन इत्यादि में किया जाता है और ब्रशों को 20 डिग्री पर रखने पर इसमें हाई स्पीड प्राप्त होती है। सर इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, बिल्कुल देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ही रोटर में ईएमएफ पैदा होता है, जिसे कि अन्योन्य प्रेरण भी कहा जाता है। हिंदी में म्यूचुअल इंडक्टेंस को अन्योन्य प्रेरण भी कहा जाता है। चलिए विमल खटेक जी स्वागत है आपका। विमल आज क्लास में आ गए, कल बोला और आज क्लास में पधार चुके हैं। फिर आता है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तो अब देखो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि रिपल्शन से तो स्टार्ट होती है और इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हुए ये मेरी मोटर चलती रहती है, तो इसीलिए इसका नाम है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो देखिए इस प्रकार की मोटर स्टार्ट होती है किसकी तरह, प्लेन रिपल्शन मोटर की तरह की, वही कार्बन ब्रश को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, लेकिन ये चलती है किसकी तरह, इंडक्शन। देखो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन, स्टार्ट होगी रिपल्शन की तरह लेकिन चलेगी इंडक्शन मोटर की तरह। इस मोटर में कम्यूटेटर पर एक तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है। अब जो कम्यूटेटर था वहां पे तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित करेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट रिंग 75% की गति पर पूरे कम्यूटेटर से चिपक जाती है तथा सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर देती है। यानी कि 75% गति प्राप्त कर लेने पर ये पूरे कम्यूटेटर के साथ में अच्छे से चिपक जाती है और सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट कर देती है। तो रोटर के चालक भी इससे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और इस स्थिति में मोटर इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगते हैं। यानी कि अगर आप यहां देखें, ये आपका रोटर हो गया। अब रोटर के ऊपर क्या है, कार्बन ब्रश लगे और ये कार्बन ब्रश आपस में शॉर्ट सर्किट है। तो देखिए कम्यूटेटर पर एक तांबे की रिंग इस प्रकार स्थापित की जाती है कि यह शॉर्ट सर्किट रिंग, तो देखो यहां पे आपका कम्यूटेटर होता है, ठीक है, यहां पे
कम्यूटेटर भी स्थापित रहता है। अब कम्यूटेटर पर तांबे की रिंग एक इस प्रकार से स्थापित की जाती है, इसको अपन इस तरह से देखें, ठीक है। कम्यूटेटर पर तांबे की रिंग इस प्रकार से स्थापित की जाती है कि जैसे ही मेरी मोटर 75% गति पर पूरे कम्यूटेटर से चिपक जाएगी, जैसे ही 75% गति होगी तो ये रिंग कम्यूटेटर से पूरी तरह से चिपक जाएगी, और एक बार जब ये चिपक गई तो ये सेगमेंट को, जितने भी सेगमेंट है यहाँ पर, इन सबको शॉर्ट सर्किट कर देगी। यानी कि देखो ये कम्यूटेटर के सेगमेंट थे, तो हर एक सेगमेंट एक दूसरे से अलग था, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये रिंग इसके साथ में चिपक जाएगी, जिस वजह से सारे के सारे कम्यूटेटर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और जैसे ही सारे कम्यूटेटर शॉर्ट सर्किट हो गए तो रोटर के चालक भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और इस स्थिति में मोटर सामान्य इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करने लगेगी। आकर्षण व प्रतिकर्षण क्या है? आकर्षण यानी कि दो चीजों का आपस में चिपकना, और दो चीजें आपस में रिपेल होना, दो चीजों का आपस में रिपेल होना प्रतिकर्षण कहलाता है। तो ये होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब दो समान चुंबकीय पोल एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि दो असमान चुंबकीय पोल आएंगे तो वो आकर्षित होंगे। जैसे कि आप देखो, एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का नॉर्थ पोल, लड़की साउथ पोल, यानी कि दो अलग अलग पोल हैं, तो वो दोनों हमेशा आपस में पास आते हैं। लेकिन जब कोई दो लड़के लड़के हो यानी कि समान पोल, तो क्या वो दोनों आपस में पास आएंगे? नहीं। अगर कोई एक लड़का पास भी आता है तो वो दूसरा दूर हट जाता है, ठीक है। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, बट एक ये एग्जांपल के लिए, किसी को भी गलत ना लगे, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, बट जो नॉर्मली होता है कि अगर लड़का और लड़की है तो वो अट्रैक्ट होते हैं, और लड़का लड़का है, लड़की लड़की होगी तो आपस में रिपेल होते हैं। तो समान पोल के अंदर तो होता है रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण, और असमान पोल के अंदर होता है आकर्षण। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, आप समझ आ गया, बस वेरी गुड। तो रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि रोटर पर, कम्यूटेटर पर एक तांबे की रिंग स्थापित की जाती है, 75% गति पर ये तांबे की रिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो देखो अपन ऐसा लिख लेते हैं, कम्यूटेटर पर तांबे की रिंग स्थापित की जाती है। अब कम्यूटेटर के ऊपर हमने क्या करा, तांबे की रिंग स्थापित की जाती है जो कि 75% गति, 75% गति प्राप्त कर लेने पर, 75% गति प्राप्त कर लेने पर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अब जैसे ही ये रिंग शॉर्ट सर्किट हो गई तो रोटर के चालक भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो रोटर के चालक भी ऐसी यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ऐसी लिखा है यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट हो रही जैसे, जिससे मोटर, इंडक्शन मोटर आईएम यानी कि इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगती है, इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगती है। जैसे आपने एक बार शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हमारी मोटर इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करने लगेगी या फिर चलने लगेगी। और यही तो होता है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन, यानी कि पहले जो स्टार्ट हुई रिपल्शन की तरह लेकिन चलेगी इंडक्शन की तरह। सर नेट सही से नहीं चल रहा है, बाद में क्लास करेंगे। ओके बाय, चलिए ठीक है बाय। तो सब लोगों को समझ आ गया कि इंडक्शन, ये रिपल्शन क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है। गुड मॉर्निंग अंकित, आज लेट कैसे हो गया भाई? सबसे पहले आने वाला स्टूडेंट अंकित, तो लेट कैसे हो गया आज? चलिए अब तीसरे नंबर की जो मोटर होती है रिपल्शन स्टार्ट, ठीक है, रिपल्शन इंडक्शन मोटर। तीसरे तरह की मेरी मोटर है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। रिपल्शन इंडक्शन मोटर, अच्छा काम आ गया था, वेरी गुड। आज काफ़ी बच्चे हमारी क्लास के नहीं आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आज एब्सेंट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसलाइक ठोक के जा चुके हैं। तो ये इसमें देखिए, अब आता है रिपल्शन इंडक्शन मोटर। तो इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, सामान्य आर्मेचर वाइंडिंग और डीप केज वाइंडिंग, ठीक है, सामान्य वाइंडिंग और डीप केज वाइंडिंग। तो आप इसमें क्या ध्यान रखना है, इन मोटरों में 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इन मोटरों में 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कहां पर? अब रोटर के ऊपर, इन मोटर के रोटर पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसमें
रोटरों पर, ठीक है, इसमें रोटर पर दो वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो दो वाइंडिंग के नाम क्या है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग और डीप केज वाइंडिंग। तो लिख लेंगे आर्मेचर वाइंडिंग और डीप केज वाइंडिंग। तो यहाँ पे दो वाइंडिंग स्थापित की जाएगी, एक का नाम है आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरे का नाम है डीप केज वाइंडिंग। स्टार्टिंग के समय तो सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है और डीप केज वाइंडिंग बाद में कनेक्शन में आती है। डीप केज वाइंडिंग स्टार्टिंग में कनेक्शन में नहीं आती है, जबकि बाद में कनेक्शन में आती है। तो ये देखिए इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, अब देखिए क्योंकि रिपल्शन मोटर चल रही है, इन सभी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, तो इसी तरह से इस मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। चलिए मार्कर की इंक फिल कर लेता हूं पहले, मुझे मार्कर अच्छे से नहीं दिख रहा है, तुम लोग तो बोलते हो नहीं। तो अब एक चीज समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुन लेना, यही मैं लिख नहीं रहा। स्टार्टिंग के समय मोटर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ काम करती है और जैसे ही मेरी मोटर पूरी गति प्राप्त कर लेती है, जैसे ही मेरी मोटर पूरी गति प्राप्त कर लेती है तो डीप केज वाइंडिंग भी पिक्चर में आ जाती है। तब डीप केज वाइंडिंग भी पिक्चर में आ जाती है और जैसे ही डीप केज वाइंडिंग पिक्चर में आ गई, तब अगर आपकी मोटर पर लोड बराबर के ज्यादा यानी कि परिवर्तित लोड भी आता है, तब भी मेरी मोटर अच्छा टॉर्क प्रदान करती रहती है। यानी कि होगा क्या, डीप केज वाइंडिंग के थ्रू मैं वेरिएबल लोड पर भी अच्छा टॉर्क ले सकता हूं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए वेरिएबल लोड पर भी अच्छा टॉर्क कौन सी मोटर प्रदान करती है? तो आप क्या टिक करोगे, रिपल्शन इंडक्शन मोटर। जब लोड बदलता रहे तब भी मेरी मोटर अच्छा टॉर्क देती रहे, तब कौन सी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, रिपल्शन इंडक्शन मोटर। तो इस मोटर की दक्षता उच्च होती है तथा पावर फैक्टर 0.9 रहता है। ये लिख लो यहां पे, मोटर की दक्षता उच्च, मोटर की दक्षता तो उच्च रहती है तथा पावर फैक्टर 0.9 होता है, तथा पावर फैक्टर 0.9 होता है। दो चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी मोटर की दक्षता सबसे उच्च है, तो रिपल्शन इंडक्शन मोटर, यानी कि रिपल्शन मोटर में रिपल्शन इंडक्शन मोटर की दक्षता सबसे ऊंची है तथा साथ ही साथ पावर फैक्टर भी इसका सबसे ऊंचा होता है। और अभी तक सबसे अच्छा पावर फैक्टर सिर्फ इसी मोटर का प्राप्त हुआ है। क्या ये रिपल्शन मोटर सब लोगों को क्लियर है? फटाफट से मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताएंगे कि यस सर रिपल्शन मोटर का टॉपिक तो हमारे पूरा क्लियर है। सभी लोग फटाफट से ये बता दें, क्या रिपल्शन मोटर आप सभी लोगों के माइंड में सेट है, क्लियर हो चुकी है? जल्दी से कमेंट करो, क्या रिपल्शन मोटर आप सभी लोगों को समझ आ चुकी है क्या? अब ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो जब तक मैं बोर्ड पे पढ़ाता रहूंगा तब तक आपको समझ आएगा, लेकिन जब तक घर जाके उसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें समझ नहीं आएगी। ये वो चीजें हैं जो कुछ देर के लिए याद रहती हैं और बाद में हम लोग भूल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी देखो, अभी तक मैंने जितने भी तरह की मोटर की बात की सिंगल फेज में, उन सभी में रोटर कैसा होता था, स्क्विरल केज टाइप का। लेकिन ये वो मोटर है जिसके अंदर रोटर कौन सा होता है, स्लिप रिंग टाइप का। तो इस प्रकार की मोटर के स्टेटर पर केवल एक ही वाइंडिंग, तो सबसे बड़ी चीज क्या आ गई, स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग, स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग रहती है। और अभी तक मैं क्या कर रहा था, स्टेटर पर दो वाइंडिंग थी, सहायक वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब एक ही वाइंडिंग रहेगी तो उस वाइंडिंग को मैं रनिंग वाइंडिंग कहूंगा, उस वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग कहूंगा। अब इस वाइंडिंग के एक सिरे पर एक रेजिस्टेंस तथा दूसरे सिरे पर एक इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का मेन मकसद क्या है कि जिससे मेरी मोटर के अंदर जो क्या है, फेज अंतर मिलता रहे। तो देखिए इस मोटर में क्या करते हैं, एक सिरे पर तो मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और दूसरे सिरे पर मैंने एक कॉइल कनेक्ट कर दी।
एक सिरे पर रेजिस्टेंस और दूसरे सिरे पर कॉइल कनेक्ट कर दिया है। अब यहां देखिए ये है आपका स्टेटर, सॉरी ये है आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये है स्टेटर, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया इंडक्टर। तो आप अब देखिए यहां पे सिंगल फेज सप्लाई दी। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण सेल्फ स्प्रिंग इंडक्शन मोटर में हमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, यानी कि फेज अंतर उत्पन्न होता है। तो यहां लिखेंगे आर तथा एल के कारण, आर तथा एल के कारण आवश्यक, आर तथा एल के कारण आवश्यक फेज शिफ्ट प्राप्त होता है। आर तथा एल के कारण आवश्यक, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर के कारण आवश्यक फेज शिफ्ट हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, मिल गया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। अब रोटर पर स्टार कनेक्टेड 3 फेज वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो ये मेरा स्टेटर है। अब स्टेटर की बाद में हमारा क्या आएगा पिक्चर में, रोटर आएगा। अब रोटर पर इंडक्टिव कॉइल वाइंडिंग होगी, ये देखो, ये आपको रोटर मिल चुका है। अब रोटर मिलने के बाद में देखिए यहां पे आपको क्या करना है, वही 3 स्लिप रिंग लगानी है। क्या लगानी है, 3 स्लिप रिंग लगानी है। ठीक है, रोटर पर हम लोगों को क्या लगाना है, 3 स्लिप रिंग्स लगा देनी है। तो ये यहां से देखिए ये 3 स्लिप रिंग आ गई और इन तीनों स्लिप रिंग को 3 रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है। इन तीनों स्लिप रिंग को 3 रेजिस्टेंस के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग इस तरह से क्या करो, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लो। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। अब जब मेरी मोटर स्टार्ट होना, तो ये देखो ये क्या है, स्लिप रिंग, ये क्या है, रोटर है, और ये रोटर पर क्या है, 3 फेज वाइंडिंग है, और ये क्या है, रियोस्टेट कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, रियोस्टेट, यानी कि ये देखो ये लिख देता हूं, रियोस्टेट। ठीक है, ये चीज क्लियर है सब लोगों को। काफी लोग क्लास से जा चुके हैं, जो क्लास में प्रेजेंट है एक बार थंब इंप्रेशन दे देंगे अपना। चलिए, तो अब देखिए स्टार कनेक्टेड, ये स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्शन है। रोटर पर 3 फेज वाइंडिंग लपेटी जाती है जिसमें 3 स्लिप रिंग, ये देखो 3 स्लिप रिंग हो गई, और ब्रशेस के द्वारा 3 फेज रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही आप स्टेटर पे सप्लाई कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस के कारण कॉइल में 2 फेज में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, जिससे कि मेरा रोटर घूमने लगेगा। अब रोटर तो घूम रहा है, लेकिन रोटर की घूर्णन गति बढ़ाने के लिए बाह्य रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। अब जैसे जैसे मेरा रोटर घूमने लगता है तो ये बाहरी रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है ना, इसको धीरे धीरे हटाते जाते हैं, और रोटर की जब पूरी गति प्राप्त हो लेते हैं, यानी कि देखो स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करने के लिए, अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होगी। अब करंट जो ज्यादा है उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टार्टिंग में हाई, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इस करंट को लो करता जाता हूं, ताकि मुझे स्टार्टिंग के कारण हाई करंट मिल सके, ताकि स्टार्टिंग में मुझे लो करंट मिल सके। और जैसे जैसे मेरी मोटर घूमने लगती है, मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को धीरे धीरे कम करने लगता हूं, और जब मेरी मोटर पूरी गति प्राप्त कर लेती है तब इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से काट देते हैं। अब बात करें इस मोटर की गति, जो 1 HP तक की बनाई जाती है, और इसका उपयोग वेरिएबल स्पीड के रूप में किया जाता है। तो देखो 1 HP तक बनाई जाती है, 1 HP तक बनाई जाती है, उसके साथ वेरिएबल लोड पर कार्य करती है। ठीक है, 1 HP के साथ में वेरिएबल लोड पर कार्य करती है। ये चीज हमें अपने ध्यान में रखनी है। चलिए, पंकज, अंकित और पवन 3 लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई ये चीज। तो ये हो गया आपका रिपल्शन मीटर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, क्या रह गई, इस मोटर की दिशा परिवर्तन संभव नहीं है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सिंगल फेज, इसकी दिशा परिवर्तन आप लोग नहीं कर सकते। सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन में आप लोग किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखनी है कि सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 4-5 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नाम दे देंगे और उसमें से पूछेगा बताइए निम्न में से किस मोटर की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। तब आप लोग क्या टिक करोगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है। क्या ये चीज सब लोगों को याद रहेगी? क्या ये चीज सब लोगों को याद रहेगी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो ये हो गई आपकी रिलक्टेंस मोटर तक हो गई आपकी। ठीक है, स्टेपर मोटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोटर आती है स्टेपर मोटर। कई लोगों ने तो आई होप स्टेपर मोटर का प्रैक्टिकल भी करा होगा। स्टेपर मोटर जो कि स्टेप्स में चलती है, स्टेपर मोटर। तो इसके अंदर कुछ खास बातें क्या ध्यान रखनी है, ये डिजिटल संकेतों के आधार पर कार्य करती है। तो ये किस आधार पर कार्य करती है, ये मोटर डिजिटल संकेतों के आधार पर कार्य करती है, यानी कि जैसे जैसे इसे डिजिटल संकेत मिलेंगे उस प्रकार ये काम करती है। फिर दूसरी बात, ये मोटर स्टेप्स में चलती है। ये मोटर स्टेप्स में चलती है, इसलिए इसे स्टेप मोटर भी कहते हैं। इसीलिए इसे स्टेप मोटर भी कहा जाता है। तो ये मोटर स्टेप्स में रन करती है, इसीलिए इस मोटर को स्टेप मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, इस मोटर को स्टेप मोटर भी कहा जाता है। तो बस हमें इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि डिजिटल संकेतों के आधार पर कौन सी मोटर कार्य करती है, स्टेपर मोटर कार्य करती है। वो कौन सी मोटर होती है जो स्टेप्स में चलती है, स्टेपर मोटर। अब एक और चीज ध्यान रखने की, इसका रोटर बेलनाकार होता है, इसलिए इस मोटर को यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं। इसे यूनिपोलर मोटर भी कहा जाता है। इसे यूनिपोलर मोटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रोटर है, इसका रोटर बेलनाकार होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका रोटर बेलनाकार होता है, इसीलिए क्योंकि इसका रोटर बेलनाकार होता है। इस मोटर को स्टेपर मोटर, यूनिपोलर मोटर भी कहा जाता है। ध्यान रखो, इस मोटर को यूनिपोलर मोटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका रोटर बेलनाकार होता है, क्योंकि इसका रोटर बेलनाकार होता है। अब स्टेपर मोटर 3 तरह की दर्शाई गई है आपको, स्थायी मैग्नेट स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर और हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो हम नाम पढ़ लेते हैं। स्टेपर मोटर 3 तरह की दिखाई गई है आप सबको। देखे, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर। दूसरी मेरी मोटर का नाम क्या रखा गया है, परिवर्ती रिलक्टेंस मोटर, यानी कि वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो हिंदी में लिखेंगे परिवर्ती रिलक्टेंस मोटर। परिवर्ती रिलक्टेंस मोटर। और तीसरी मोटर है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो यहां पे देखिए, स्टेपर मोटर 3 तरह की है, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर, परिवर्ती रिलक्टेंस मोटर और हाइब्रिड स्टेपर मोटर। ये डिजिटल संकेतों के आधार पर काम करती है। ये मोटर स्टेप्स में चलती है, इसलिए इसे स्टेपर मोटर कहा जाता है। और इसे यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं क्योंकि इसका रोटर बेलनाकार होता है। तो क्या ये सारे टॉपिक सब लोगों के क्लियर है? अच्छा, अब पंकज, अंकित के अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पंकज और अंकित के अलावा कोई और क्लास में प्रेजेंट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो अपन फिर फटाफट से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। कोई बात नहीं, अब इसी तरह से पढ़ना है तो फिर हम भी इसी तरह से पढ़ाते हैं। चलिए, अब अगला आता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, जो मोटर तुल्यकालिक चाल पर चलती हैं, जो मोटर तुल्यकालिक चाल यानी कि नियत गति, तुल्यकालिक चाल यानी कि नियत गति पर चलती हैं। जो मोटर नियत गति पर चलती हैं उन्हें
सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। और वो कौन सी? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। अब ये दो तरह की हैं, एक पहली तो है रिलक्टेंस मोटर और दूसरी कहलाती है, ठीक है, दो तरह की मोटर है, एक तो हो गई, हाँ पवन और पंकज दो ही जने हैं, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर। रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। तो बस यहाँ पे आप बस इनके ये दो नाम याद रखिए कि रिपल्शन मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर। ध्यान रखें, इन मोटर पर ना तो दांत होते हैं और ना तो दांत होते हैं, ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है, ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो ये जो मोटर है इस पर ना तो किसी प्रकार के दांत होते हैं, ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिस वजह से इसमें चलते समय कम से कम शोर उत्पन्न होता है। तो इस मोटर को अत्यधिक शांत प्रचालन एवं यांत्रिक कंपनों से मुक्त रखा जाए, जिस वजह से इसे अत्यधिक शांत प्रचालन तथा कंपन मुक्त स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो ये मोटर अत्यधिक शांत प्रचालन तथा कंपन युक्त मुक्त स्थान पर प्रयोग की जाती है। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। किस मोटर के अंदर ध्यान रखनी है? सिर्फ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या ध्यान रखनी है? खास बात देखो कि इस मोटर के अंदर ना तो दांत होते हैं, ना ही वाइंडिंग होती है, जिस वजह से ये अत्यधिक शांत प्रचालन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोटर होती है। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो मोटर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने चाहिए। अब मोटर का क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए, स्थिर मोटर टाइप यानी कि जिनकी गति स्थिर रहती है, तो वो दो तरह के मोटर, एक तो शेडेड पोल मोटर, ठीक है, हमने पढ़ा था शेडेड पोल मोटर, और सिंक्रोनस मोटर जो अभी पढ़ा, इनकी गति कांस्टेंट रहती है, तो ये कांस्टेंट गति की मोटर हो गई। वेरिएबल गति, जिनकी गति लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो देखो यूनिवर्सल मोटर की, उसके बाद रिपल्शन स्टार्ट मोटर की, और सिंगल फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, इनकी गति लोड परिवर्तन पर बदलती रहती है, ठीक है। फिर एडजस्टेबल स्पीड, जिनकी गति को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, इनकी गति को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब अलग अलग मोटर के एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, जितनी भी मोटर है उन सभी की एप्लीकेशन हमें पढ़नी है। तो देखो सबसे पहला आता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहां कहां काम आती है। तो देखिए ये छोटे पंपों के अंदर काम आती है। सबसे पहले छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुड स्पार्किंग मशीन और फैन इत्यादि में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर फैन इत्यादि में काम आती है। अब इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा लिख के, वो आप लोग देख सकते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बेल्ट चलित पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन, कंप्रेसर, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में। तो ध्यान देखें वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आती है। कौन सी? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर छत के पंखे और मेज के पंखे में, इंडक्शन रेगुलेटर आर्क वेंडिंग में। मैंने बताया था परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो आपके छत पे पंखा लगा रहता है ये टेबल पे, वहां पे काम आती है। फिर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, कंप्रेसर में, सीलिंग पंखे इत्यादि में, यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन यानी कि जो दो कैपेसिटर वाली मोटर होती है। शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल मोटर देखें खिलौनों में, मैंने बताया था टॉर्क बहुत कम होता है, तो ये खिलौनों में, विद्युत घड़ी में, विज्ञापन डिस्प्ले, फिल्म प्रोजेक्टर, रेडियो प्लेयर, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि में काम में आती है। यानी कि ना थोड़े बहुत डिजिटल जो काम होते हैं वहां पे ये मोटर काम में आती है। फिर यूनिवर्सल मोटर का मुख्यतः उपयोग हाई स्पीड के स्थान पर किया जाता है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सचल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन, लिफ्ट, सायरन इत्यादि में। जहां पे देखो सक्शन पाइप कितनी जल्दी तेजी से खींचता है, तो इन सभी जगह पे यूनिवर्सल मोटर। रिपल्शन मोटर,
जितने भी मशीन टूल हैं, लेथ मशीन है, हॉइस्ट इत्यादि में रिपल्शन मोटर, सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग ग्राइंडर, लेथ मशीन व रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसके बाद स्टेपर मोटर, मैंने बताया जितने भी डिजिटल काम हो रहे हैं वहां पे काम आएगी स्टेपर मोटर। रिलक्टेंस मोटर सिग्नल उपकरणों में काम आती है। रिपल्शन मोटर सिग्नल उपकरणों में, रिलक्टेंस और हिस्टेरिसिस मोटर विद्युत घड़ियों में, सूचक यंत्रों में, गियर प्रणाली में काम आती है। तो ये था आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब आपका एक टॉपिक आता है सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर, जो कि आपके इतने काम का नहीं है। जैसे कि 3 फेज में ड्यूअल स्टार्टर था, उसी तरह से सिंगल फेज में भी DOL स्टार्टर होता है। अब बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में लॉसेस। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हानियां, तो किस प्रकार की हानियां होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर? तो वही देखिए, सबसे पहले स्टेटर के अंदर, स्टेटर के अंदर क्या होगा? कॉपर लॉस होगा, और वो कॉपर लॉस क्या होगा? I²R। स्टेटर के अंदर कॉपर लॉस होगा I²R, फिर होगा कॉपर लॉस हो गया, और उसके बाद होगा आयरन लॉस। और आयरन लॉस क्या होते हैं? एडी करंट और हिस्टेरेसिस। ठीक है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं। फिर स्टेटर के बाद में रोटर के लॉस होंगे। तो रोटर में भी वही दोस्तों देखिए, ताम्र हानियां तो होगी ही होगी। तो इस रोटर में भी स्टेटर की बात कॉपर लॉस और आयरन लॉस होते हैं। लेकिन मोटर में, क्योंकि मोटर में फुल गति पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है, इसीलिए देखो रोटर के अंदर आयरन लॉस नगण्य माने जाते हैं। तो देखें, यहां आयरन लॉस का मान नगण्य होता है। तो रोटर के अंदर आयरन लॉस का मान नगण्य माना जाता है, यानी कि बिल्कुल कम होता है। तो यहां पर संपूर्ण लॉस कॉपर लॉस होते हैं। यहां पे संपूर्ण लॉस होते हैं वो कॉपर लॉस होते हैं। और इसके बाद है वायु एवं घर्षण हानियां। वायु एवं घर्षण हानियां, अब मोटर घूमेगी तो फ्रिक्शन लॉस और एयर फ्रिक्शन लॉस तो होने ही हैं। ठीक है, ये सारे लॉस तो होने ही हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फॉर्मुलास के रूप में काम में आती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई इंडक्शन मोटर में हमने ज्यादा फॉर्मुले तो नहीं पढ़े, लेकिन अब मैं आपको इंडक्शन मोटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास हैं जो कि समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आप लोग देख लें। अब देखो, स्टेटर के अंदर आप इनपुट देते हो, स्टेटर के अंदर हमने कुछ इनपुट दिया, लेकिन अगर उस स्टेटर के इनपुट के अंदर से मैं स्टेटर में होने वाले आयरन लॉस और कॉपर लॉस को माइनस कर दूं, स्टेटर इनपुट में से स्टेटर आयरन लॉस व कॉपर लॉस को माइनस कर दूं। देखो, स्टेटर में आपने कुछ इनपुट दिया, उसमें से ये दोनों लॉस माइनस हो गए, तो बचा हुआ क्या? स्टेटर पे आउटपुट में मिल गया। लेकिन जो स्टेटर का आउटपुट है वही तो क्या है? रोटर का इनपुट है। जो स्टेटर का आउटपुट है वही तो रोटर को इनपुट के रूप में मिल रहा है। यानी कि स्टेटर पे कुछ आपने इनपुट दिया, थोड़ी बहुत चीजें लॉस में चली गई, उसके बाद हमें आउटपुट में मिला, लेकिन जो स्टेटर का आउटपुट है वही तो स्टेटर का रोटर का इनपुट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं रोटर इनपुट क्या होगा? स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर आयरन लॉसेस। अब इसके बाद देखें एक और चीज, आपके पास में क्या है? स्टेटर का आउटपुट है। अब स्टेटर के आउटपुट में से अगर आप रोटर कॉपर लॉस को घटा दो, इसकी बजाय मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि रोटर कॉपर लॉस एक्चुअली में है क्या? रोटर आउटपुट क्या है? स्टेटर आउटपुट क्या है? रोटर का इनपुट। स्टेटर का आउटपुट रोटर का इनपुट है। तो इस चीज को यहां रखो, और उसमें से अगर रोटर कॉपर लॉस भी माइनस कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगी? यांत्रिक शक्ति। यानी कि जो भी मैं मैकेनिकल काम मेरी मोटर के थ्रू कराना चाहता हूं, यांत्रिक शक्ति, या फिर मैं कह सकता हूं कुल उत्पन्न टॉर्क। ठीक है, यांत्रिक शक्ति या फिर कुल उत्पन्न टॉर्क। अब अगर कुल उत्पन्न टॉर्क जो है, ये देखिए, कुल उत्पन्न टॉर्क के अंदर से अब मैं वायु तथा घर्षण हानियां घटा दूं, कुल उत्पन्न टॉर्क है। अब उस टोटल उत्पन्न टॉर्क में से अगर मैं वायु तथा घर्षण हानियां भी हटा दूंगा, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा?
रोटर का आउटपुट। फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, रोटर का आउटपुट। और ये आउटपुट किस में मिलेगा, bhp के अंदर, यानी कि हॉर्स पावर के अंदर, ब्रिटिश हॉर्स पावर के अंदर मिलेगा। तो ये हो गया रोटर के लॉसेस के बारे में आपको पढ़ा दिया। ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है क्या, कि स्टेटर इनपुट में से अगर रोटर के स्टेटर के आयरन लॉस और कॉपर लॉस घटा दिए तो स्टेटर का आउटपुट या फिर रोटर इनपुट। इस चीज को यहां रख के इसमें से रोटर के कॉपर लॉस भी घटा दो तो कुल यांत्रिक शक्ति या फिर टॉर्क, और इस टॉर्क में से अगर वायु घर्षण आने घटा दो तो रोटर का आउटपुट हमें मिल जाएगा, रोटर का आउटपुट मिल जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, इसके बाद हम लोगों को बात करनी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता। तो दक्षता का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या है, रोटर का आउटपुट, इनपुट में क्या दिया आपने, रोटर का इनपुट। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि रोटर का आउटपुट बटे रोटर का इनपुट हमारी दक्षता हो गई। लेकिन रोटर के आउटपुट में क्या मिल रहा है, कुल यांत्रिक दक्षता, ठीक है, कुल यांत्रिक शक्ति। आप लोग लिख लो यहां पे, कुल यांत्रिक शक्ति बटे रोटर का इनपुट, कुल यांत्रिक शक्ति बटे रोटर का इनपुट। अब रोटर कुल यांत्रिक शक्ति कितनी है, जितना शाफ्ट में उत्पन्न शक्ति आई है। तो हम सिंपल सा ये लिखेंगे कि दक्षता बराबर आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। और अगर इस दक्षता को परसेंटेज में निकालना हो तो आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप इसको इसे पीडीएफ में पढ़ना होगा। अब फटाफट से क्लास में कौन कौन लाइव प्रेजेंट था एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, क्लास में कौन कौन लाइव प्रेजेंट है अभी कमेंट करके बता दो। फिर देखते हैं कि कल जो नहीं आएगा उसकी क्लास लेनी पड़ेगी अलग से। देखो क्यों डेली आपको पढ़ाया जा रहा है और उसमें भी आप लोगों को आया नहीं जाता, ठीक है। पंकज, अंकित और पवन भी है शायद, मेरे हिसाब से 3 लोग ही हैं, बाकी लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखोगी अच्छी बात नहीं है। इस तरह से क्या है, जो अपन पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि भाई हम तो आपको पढ़ाना आ रहे हैं लेकिन आप पढ़ने आ नहीं रहे हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कल सेम टाइम पे हम लोगों का ये चैप्टर। अच्छा, अब एक और चीज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, श्रद्धांजलि अर्पित हो चुकी है इस चैप्टर को। कल से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंक्रोनस मोटर। कल से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा चैप्टर है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो कल, और ये जो लगभग चैप्टर है ये भी 2 से 3 दिन चलने वाला है, सिंक्रोनस मोटर वाला, ठीक है। तो कल सिंक्रोनस मोटर क्लास स्टार्ट करेंगे। कल सभी लोग टाइम पे 10 बजे आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, कल सेम टाइम पे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।